जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सईद आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे। आज मैं एक तो पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात करूँगा और उसके बाद इंटरनेशनल जो रजीम चेंज थी और उसके बाद के हालात के हवाले से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। देखिए, बात ये है कि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और इसको कुछ इतना यानी ऐसा ना लिया जाए कि जो मुल्क के मफाद में ना हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब वतन हैं और हर वो काम करते हैं जो मुल्क के मफाद में होता है। दुख तब होता है जब हम इंटरनेशनली किसी जगह पे जाते हैं या किसी मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें वो हक नहीं मिलता जो बेसिकली एक इंसान को मिलना चाहिए। वो किस लिए नहीं मिलता? वो इस वजह से नहीं मिलता कि इंटरनेशनल सतह पे अ, हमें एक गरीब और भिखारी की हैसियत से देखा जाता है। हम भी चाहते हैं कि हमें इंटरनेशनल सतह पे वो इज़्ज़त व वक़ार मिले, जो इज़्ज़त व वक़ार पाकिस्तान बनने के तकरीबन ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक था। क्योंकि उस वक़्त नया मुल्क बना था, हुक्मरान ईमानदार थे और उन्होंने पूरी दुनिया में हमारा एक वक़ार रखा हुआ था। वो वक़ार कुछ हद तक तब आया जब भुट्टो साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कागज़ात फाड़े। दुनिया को पता चल गया कि हमारा एक हरीफ एक ऐसा मुल्क है जिसके हुक्मरान निडर हैं। उसके बाद वो वक़ार हमने फिर से खो दिया और वो वक़ार तब आया जब इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में इमरान खान आए। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद हमारा कुछ हद तक वो वक़ार वापस आया और हम सर उठा के चलना शुरू कर दिया। हमें फ़ख्र था, हमें यकीन था कि हम दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएँगे तो लोग हमें एज़ अ पाकिस्तानी रिस्पेक्ट देंगे और दिया भी, ऐसी बात नहीं है। उस वक़्त हमारी रिस्पेक्ट तब्दील थी। अब जब दोबारा से हम उन कठपुतलियों के हाथ में आ गए जिन्होंने दूसरों के इशारों पे बहुत कुछ किया, जब हम कठपुतलियों के हाथ में आ गए तो दोबारा से हमारी इज़्ज़त व वक़ार उसी खड्डे में चली गई जहाँ से हम निकले थे। मेरे भाइयों, कठपुतली का लफ्ज़ इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है कि वो एक मिसाल बंदर होता है जिसको जहाँ मर्ज़ी जिस इशारे पे दिल करे नचा सकते हैं आप। मैं एक सीरियसली बात करना चाहता हूँ और सीरियस बात ये है कि मैं इमरान खान को एज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सन देखता हूँ और इमरान खान को एक अच्छा इंसान की हैसियत से, एक निडर इंसान की हैसियत से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अदर पीटीआई मैं ना तो किसी की सपोर्ट करता हूँ और ना ही किसी की उस हद तक उस लेवल पे रिस्पेक्ट करता हूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि जिस दिन बाकी के लोग भी इमरान खान साहब की तरह निडर हो जाएंगे, बेबाक हो जाएंगे, झूठ को सच साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे, झूठ को झूठ ही रहने देंगे, उस दिन उनकी भी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और दूसरी कोई जमातें हैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। हमारा इमरान खान की रिस्पेक्ट करने का मेन जो मसला है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब इमरान खान ने तकरीर किया तो उन्होंने कश्मीर को सर फ़हरिस्त रखा और दूसरी बात ये थी कि इमरान खान जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने के लिए गए तो उन्होंने अपने साथ कोई भी वो पेपर्स का जो गड्ढा उठा के रखा होता है ना, वो नहीं था। सिंगल गए थे और तकरीर की, दिल से की और वापस आ गए, रिस्पेक्ट के साथ वापस आए, ना उनको झुके ना सलाम किया। मेरे मोहतरम अवाम, मेरे मोहतरम हमवतन दोस्तों, मैं एक कश्मीरी हूँ और बाहैसियत एक कश्मीरी मैं रियासत जम्मू कश्मीर को एक खुद मुख्तार और एक बेहतरीन रियासत देखना चाहता हूँ, मैं इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि राय शुमारी के थ्रू कश्मीरी अवाम जो फैसला करे वो मुझे एक्सेप्ट है, अदरवाइज़ कोई फ़ैसला एक्सेप्ट नहीं है। कश्मीरी अगर खुद मुख्तार रियासत में जाएंगे तो हमें खुद मुख्तार रियासत चाहिए, अगर कश्मीरी इलाके पाकिस्तान के जाते हैं तो हमें इलाके पाकिस्तान चाहिए, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पब्लिक की राय के बगैर मेरी हैसियत या किसी भी लीडर की हैसियत नहीं है या किसी भी कारकुन की हैसियत नहीं है कि वो कोई फ़ैसला करे। हम हमेशा से इस चीज़ के लिए लड़ते रहे कि अवाम फ़ैसला करेगी और आज भी इसी चीज़ के लिए खड़े हैं कि अवाम फ़ैसला करेगी, हमारा हक़ खुद इरादियत हमें मिले, हमें राय शुमारी का हक़ मिले। जहाँ तक पाकिस्तान की बात करना और पाकिस्तान के हवाले से बात करने की बात है, तो इमरान खान को मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि जब तक हमारा कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ वफ़ा के साथ रहेंगे, वफ़ादारी के साथ रहेंगे। पाकिस्तान के लिए जो बुरा सोचेगा वो समझ लें कि हमारे लिए सोचेगा, जो पाकिस्तान के लिए मैली आँख से देखेगा वो हमें देखेगा। इसलिए हम जो इस वक्त जो मेरे जैसे बहुत सारे कश्मीरी हैं जो ये डायरेक्टली ये फैसला कर चुके हैं
कि जब तक हम जहाँ हैं उसको वफादारी के साथ करेंगे। जब हम निकलेंगे या जब हमारा कोई फ़ैसला होगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि हम किसके साथ हैं। अगर हम इलाक़े पाकिस्तान के साथ, हमारी आवाम इलाक़े पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करती है और इलाक़े पाकिस्तान को पसंद करती है, तो दिलो जान से पाकिस्तान के साथ खिदमत करेंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे। लेकिन अगर हमारी आवाम हक़ खुद इरादियत के थ्रू ख़ुद मुख्तार रियासत को तरजीह देती है, तो हम ख़ुद मुख्तार रियासत का दिफा करेंगे और फिर अपनी जो ख़ुद मुख्तार रियासत होगी उसको दिलो जान से वफ़ादारी के साथ उसके साथ खड़े होंगे। ये सब बातें करने का मकसद ये है कि कोई शख्स ये ना समझे कि हमारे दिलों में क्या है। हम जो मुंह से बोलते हैं वही दिल में भी होता है। हम कभी भी पर्चियाँ उठा के बात नहीं करते। मैं अरसा तकरीबन 6-7 साल से मैं एक्टिव हूँ और पहले एक मुहिम, एक तहरीक भी चला चुका, एक हो जाओ कश्मीर बचाओ के नाम से। मेरा आज भी वही मंशूर है और मैं आज भी वही सोचता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि हम सबको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त हमें खुददारी की ज़रूरत है। इस वक्त हमें दो टोक जवाब देने वाले लोगों की ज़रूरत है। इस वक्त हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वालों की ज़रूरत है। इस वक्त हमें अमेरिका जैसे फ़िरौन की आंखों में आंखें डाल के देखने वालों की ज़रूरत है। देखिए, बात यह है कि वो शख्स कभी नज़र उठा के नहीं रह सकता, वो शख्स कभी नज़र उठा के बात नहीं कर सकता जो शख्स किसी का मकरूज़ होता है। अगर आप किसी के मकरूज़ हैं और आप उसके ग़ुलाम हैं, तो आप कभी भी उसके सामने नज़र उठा के बात नहीं कर सकेंगे। आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लेंगे, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब आप खुददार और ख़ुद मुख्तार होंगे, तो तब आप किसी भी फ़िरौन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगे। बात करने का मकसद ये है कि हमें खुददार बनना है, हमें खुद एतमाद बनना है और ख़ुद पे भरोसा करने वाला बनना है। हमें अपने मुल्क के, अपने लोगों के लिए खुददारी का सबक देना है, हमें ग़ुलामी का सबक नहीं देना। क्योंकि जो भी लोग ग़ुलामी का सबक देते हैं, उन्हें उनका हश्र श्रीलंका जैसा होता है। मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि हम बागैरत किस्म के लोग हैं। हम चंद एक कीड़े हैं जो बेगैरत हैं, उनका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उनकी मिसाल वही है कि उनकी माँ बहन को एक वक्त में जो गाली देते हैं, थोड़े दिन के बाद वो उन्हीं पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो हम में कोई गंदे कीड़े तो हो सकते हैं, बट हमें 90% लोग खुददार हैं। हमें 90% अवाम जो है वो बागैरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कंजरों को बीच में से निकाल देते हैं। कंजर मीन्स किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। कंजर मीन्स ये है कि वो लोग किसी भी पार्टी के हवाले से वो रिस्पेक्ट के मुस्तहिक नहीं है। वो चाहे पीटीआई में है, वो चाहे किसी भी पार्टी में है, वो सब उनका अपना एक एजेंडा है, उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना एक सिस्टम है। आपको याद होगा चंद दिन पहले जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट के हवाले से बात हो रही थी, तो मैंने सरेआम श्री मदारी जो पीटीआई की पर्सन है उनके ऊपर खुली तनकीद की थी और करता हूँ और करता रहूँगा। उनकी मैं रिस्पेक्ट कभी नहीं करूँगा उस हवाले से। एज अ लेडी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एज अ पर्सन मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपनी जो इज़्ज़त थी वो खो दी। बाकी जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन जो कंजर सिस्टम के लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट ना मैं करता हूँ और ना ही पूरी पाकिस्तानी कौम या कश्मीरी कौम करती है। अब बात करता हूँ मैं उस रजीम चेंज के हवाले से। मेरे भाइयों, तुर्की में रजीम चेंज की कोशिश की गई तो तैयब उर्दवान के साथ पूरी अवाम खड़ी हो गई और फ़ौज ने जो रजीम चेंज की कोशिश की उसको कुचल के रख दिया। उसके बाद कोई सर उठाने वाला बाकी ना बचा जो तुर्की के हवाले से गलत फैसले कर सके। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश की गई। मेरे भाइयों, ईरान की वो खुद मुख्तार बागैरत कौम डट के खड़ी हो गई अपने लीडर के साथ, और उस कौम ने भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। आज वो बाहिम्मत कौम खुद मुख्तार, खुददार है और अपने मुल्क के फैसले खुद करती है। और अमेरिका अगर कुछ बात करने की कोशिश करता है तो उन्हें दो टोक जवाब भी देते हैं और उन्हें आंखों में आंखें डाल के देखते भी हैं। सऊदी अरेबिया कुछ अर्सा तो लेटा रहा, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो चुके हैं और उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी। और वो मोहम्मद बिन सलमान आज भी इमरान खान के हक में हैं और उन्हीं के, यानी उनकी जो धड़कनें हैं वो उनके साथ मैच करती हैं। बाकी ममालिक जो इनसे कनेक्टेड हैं, वो सारे ममालिक भी तकरीबन ये चीज़ चाहते हैं कि इस्लामिक व्लॉग बनना चाहिए, लेकिन बनाएगा कौन? उसके लिए एक शख्स चाहिए। वो एक शख्स इमरान खान था। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ भी करते हैं, हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद बहुत सारी चीज़ों पे इमरान खान से भी इख्तलाफ किया और मैंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बाज़ाब्ता इख्तलाफ किया। इमरान खान को पैगाम तक भेजे कि आज़ाद कश्मीर में ये घोटाले हो रहे हैं, इनको रोका जाए, और इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आते ही ये काम ज़रूर होगा जो मैं कह चुका। मेरे भाइयों, इस्लामिक व्लॉग का मतलब ये है कि इस्लामिक कुछ ममालिक जो पावर में हैं वो आगे निकलेंगे और एक टीम बनेगी
اور وہ ٹیم پوری دنیا میں اسلامک سسٹم کو سپورٹ کرے گی. اور جب وہ ٹیم مضبوط کھڑی ہوگی، یعنی کہ اس ٹیم کے کسی ایک ممبر کو بھی جب تکلیف ہوگی تو پوری ٹیم کو تکلیف ہوگی، تو تب جا کے ہم دنیا کے اندر ایک اسلامک سسٹم نافذ کر سکتے ہیں. اسلامک سسٹم نافذ کرنا بھی بہت دور کی بات ہے، ہم تب جا کے دنیا کے اندر اپنے سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. اس وقت ایک مسلم اگر یورپ، امریکہ یا دوسرے تیسرے کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کی جو چھان پٹک ہوتی ہے باحیثیت ایک ہندو کے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس شخص کو ویزا تب تک الاؤ نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ بہت سارے پروسیس سے نہیں گزرتا. وہیں پہ ایک ہندو اگر جاتا ہے تو اس کی اس لیول کی چھان بین نہیں ہوتی. ہمیں رسپیکٹ چاہیے. ہمیں اپنے جب ہم گرین کارڈ کسی کو دکھائیں اپنا، تو اگلا شخص ہماری رسپیکٹ کرے. ہمیں ایسی چیز چاہیے. ہمیں ایسی گند نہیں چاہیے کہ جو ہماری رسپیکٹ نہ کروا سکے. ہم اس چیز کے مستحق ہیں اور ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے. اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں ایسا وجود دیا جائے، ہمیں ایسا ایک سسٹم دیا جائے جس میں دوسرے جو ممالک ہیں وہ ہماری رسپیکٹ کریں، ہمارے لوگوں کی رسپیکٹ کریں، ہماری عوام کی رسپیکٹ کریں. ہمیں ایسا سسٹم نہیں چاہیے کہ ہمارا ایک وزیر اعظم کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہو اور اس کی کپڑے یعنی پینٹ اور شرٹ اور سب کچھ اتار لیا جائے اور اس کو چیک کیا جائے. ہمیں ایسی رسپیکٹ نہیں چاہیے. ہمیں ایسی رسپیکٹ چاہیے جہاں ہم سینہ تان کے جا سکیں اور سینہ تان کے بات کر سکیں. میرے بھائیوں، پھر وہی رجیم چینج کا سسٹم جب پاکستان کے اندر آیا تو ہمارے کچھ ماشاءاللہ الحمدللہ جو اقتدار کے بھوکے تھے انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اس کو کامیاب کرنے کے لیے پوری دنیا کی پاور کے ساتھ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کو کامیاب کیا. اب اس کو کامیاب تو کر دیا، لیکن اس کو آگے چلائیں گے کیسے؟ اور میں ایک بات گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. عمران خان پاکستان کی آخری امید ہے. اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو آپ یقین مانیں کہ پھر ہمیں وہ اس طرح سے پاکستان کو اس طرح سے اٹھا کے پٹکیں گے، کیونکہ جو آج تھوڑے دن کے لیے ہمیں دلاسے دیے جا رہے ہیں نا، تھوڑے دن کے بعد یہ سارے دلاسے ہٹا لیے جائیں گے اور ہمیں ایک وہ جو مداری کے پاس بندر نہیں ہوتا، ہمیں بندر کی طرح نچایا جائے گا اور ہمیں وہاں نچایا جائے گا جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہے. میں گارنٹیڈ بات کہہ رہا ہوں. آپ اس چیز کو لائٹ لینا چاہتے ہیں بے شک لیں، لیکن یہ وہ بات ہے جو ہر پاکستانی کو سمجھنی چاہیے اور ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے. اس لیے درخواست ہے میری، ریکویسٹ کرتا ہوں میں سب سے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور لیڈر پرستی اور ان چیزوں سے باہر آ کے سوچیں. میرے بھائیوں، جب اسلامک ولاگ بنے گا اور اسلامک کمیٹی بنے گی، میں ایک اسلامک تنظیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں اسلامک کمیٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں ایک اسلامک ٹیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو پوری دنیا کی مشترکہ ہونی چاہیے. اس میں پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، اس میں سعودی عربیہ، کویت، مسقط، عمان، قطر، بحرین اینڈ ترکی اینڈ ایوری تھنگ. جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ان کی مشترکہ ایک ٹیم بننی چاہیے اور اس ٹیم کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے. اس کمیٹی کا ایک گروپ ہونا چاہیے اور اس گروپ کی ایک ایجنسی ہونی چاہیے کہ جو پوری دنیا میں اسلامک نظام کے لیے لڑ سکے. جو اسلامک بہن بھائی ہیں، جو ہمارے مسلم بہن بھائی جو پوری دنیا میں ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو سکیں، ان کے لیے آواز اٹھا سکے. ایسی ایک کمیٹی چاہیے، ایسی ایک سسٹم چاہیے، ایسی ایک ایجنسی چاہیے. اس کے لیے ریکویسٹ ہے میری پاکستان کی پوری قوم سے کہ آپ لوگ کوشش کریں تو سب کچھ پاسبل ہے، لیکن آپ لوگ انسانیت پرستی، لیڈر پرستی اور ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ادروائز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور پاکستان میں جو اس وقت حالات بن رہے ہیں میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے جس کا مجھے خدشہ ہے. اگر وہ وقت آ گیا تو سب کے ساتھ بہت برا ہوگا. میں یہ بات یقین اور اپنے کامل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مجھے میرے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ ایسا نہ کرے، لیکن اگر وہ وقت آ گیا تو یقین مانیں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.